युवा नशा पत्ती इन सब चीजों में जुड़ा हुआ है। और तब की स्थिति में मैंने 1.5 लाख रुपए मैंने उन लोगों पे खर्च किया। या सिलेंडर लोगों को नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। जी ठीक है, ये स्थिति गांव में है, दिक्कतें हैं। धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं वो दिक्कतों से लोग उबर भी रहे हैं। ग्राम में भी आपको यही हो रहा है कि ब्लैक में सिलेंडर महंगे करके बेचे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गुट बनाया है, प्लान बनाया कि चलिए इनकी छवि खराब करते हैं। अक्सर होता है, लेकिन सब गांव के हैं। राजनीति है। क्या जीतू भैया किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य हूँ। नमस्कार अनफिल्टर्ड देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और इस सच की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत मीसा के वर्तमान प्रधान जितेंद्र कुमार जी के साथ। नमस्कार जितेंद्र जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो आपका हमारे इस चैनल पे। और हम सब जानते हैं आपको जीतू भैया के नाम से संबोधित किया जाता है। जी जी तो मैं भी आपको जीतू भैया कहकर ही बुलाऊंगा। और तो जीतू भैया, सबसे पहले सवालों की शुरुआत करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को अपने बारे में स्वयं बताएं, क्योंकि प्रधान होने के साथ साथ हमें पता है कि आपके पास एक उपाधि और है। क्या है वो उपाधि और क्या है आपका परिचय फिलहाल? मैं पहली बात तो बता दूं कि सबसे बड़ा परिचय मेरा है जो जनता का जनसेवक होता है, जिले का प्रभारी और प्रधान संघ अध्यक्ष गोसाईगंज और अपनी ग्राम पंचायत मीसा का प्रधान। तो प्रधान संघ के आप अध्यक्ष हैं जी। क्या है ये संघ और कैसे काम करता है? क्या ये संघ सिर्फ प्रधानों के लिए काम करता है कि जनता के लिए काम करता है? इस संघ का महत्व क्या है? एक समूह होता है जहाँ पे ये पंचायतों के साथ साथ जो प्रधान संगठन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं, हम लोग के परिवार के सदस्य के रूप में, जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, उसी तरह मेरा सौभाग्य है कि विकास खंड गोसाईगंज के सभी प्रधानों ने निर्विरोध मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया। वो केवल एक परिवार के मुखिया के तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विकास खंड के सभी प्रधानों को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और सबसे पहले मैं अपनी ग्राम पंचायत की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि वो मुझे प्रधान नहीं बनाते तो शायद मैं प्रधान संघ अध्यक्ष और जिले का प्रभारी नहीं होता। अच्छा, आपने धन्यवाद तो करा अपने जनता का कि आपको प्रधान बनाया गया। जी। प्रधान पद पे आप कब से अभी है? तो लगातार ये दूसरी बार है। लगातार दूसरी बार है, मतलब 2 कार्यकाल आपको मिल चुके हैं और शायद तीसरा चुनाव अब आने वाला है। तीसरा चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जनता तय करती है कि मैं नेक्स्ट टाइम पे कैंडिडेट हूं या नहीं हूं। क्योंकि मैंने जितने भी चुनाव लड़े वो मैंने नहीं लड़े, वो मेरी प्यारी सम्मानित जनता ने लड़े। और यदि उनका आदेश मिलता है तो बेशक मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बगैर उनके आदेश के मैं अभी अपने आप को कैंडिडेट घोषित नहीं करता। मतलब अभी आप अपनी जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता अगर आपसे आग्रह करती है जितेंद्र भैया जी से। जी जी, मेरा चुनाव मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसा कि मेरा चुनाव जो है जनता लड़ती है। यदि उनको लगता है कि मैं 10 वर्षों से लगातार उनकी सेवा अच्छी तरीके से कर पाया हूँ, और ये मुझे रिक्वेस्ट नहीं, यदि वो आदेश देते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं बेशक चुनाव लड़ूंगा। मतलब जनता कहीं ना कहीं देख चुकी होगी कि आप एक बार तो वैसे जीत चुके थे, दोबारा उन्होंने आपको फिर से जिताया। बिल्कुल, मैं आपको एक समय बताना चाहता हूँ। जब पिछला चुनाव हुआ तो आपको पता होगा, कोरोना काल में चुनाव, उस समय लग रहा था चुनाव शायद टल जाएंगे, काफी दिन तक टले भी रहे चुनाव, काफी दिनों बाद वो चुनाव हुए। और जब चुनाव आया तो मैं, आपको नहीं पता होगा, मुझे कोरोना हो गया था। बहुत बुरी तरीके से मैं पीड़ित था कोरोना से, और लगभग मेरी बचने की उम्मीद भी नहीं थी। मैं आपको बता दूं, उस समय जो मेरी ग्राम पंचायत के भाई थे, बहन थे, माता बहनें, सब ने दिन रात एक कर दिया चुनाव। वो दिन में मुझे देखने आते, रात तक वो प्रचार करते, और जब लोग मेरे पास आते मुझे देखने के लिए, मैं उनको दूर से रोक देता था। मुझे कष्ट होता था, ये सब दिन रात मेरे लिए एक किए हुए, फिर भी मैं इनको अपने पास नहीं आने दे रहा हूँ। क्योंकि उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि मैं कोरोना पॉजिटिव था, और मैं नहीं चाह रहा था कि वो भी लोग आके संक्रमित हो। मेरे लिए दिन रात बेशक वो एक कर रहे थे, उनके मन में कहीं ना कहीं खटास भी थी कि मैं दिन रात उनके लिए एक कर रहा हूँ और मुझे मिलने नहीं। तो मैंने लोगों को समझाया।
उस कंडीशन में जहां ग्राम पंचायत में लगभग 25-30 वर्ष पूर्व कोई लगातार प्रधान हुआ था, उसके बाद ये मीसा ग्राम पंचायत का एक विशेष आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं दूसरी बार लगातार प्रधान। अच्छा, मीसा ग्राम पंचायत क्या प्रधान है, क्या विशेषकर कोशिश रहती है कि मेरी ग्राम पंचायत की एक अलग पहचान है? विशेष एक मैं आपको बता दूं, मैं जब पहला चुनाव में जीता, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल करूं गांव में जिससे मेरी गांव की पहचान मिले, मेरे गांव को लोग दूर दूर तक जाने। हमारे यहाँ एक मेला लगता था, वो बहुत छोटा था, जितने भी उस समय की मूलभूत सुविधाएं थी उसी के आधार पे लगता था। लेकिन जब मैंने सोचा कि इसको कुछ बड़ा किया जाए, तो मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं, जब मैंने उसको एक बड़ा रूप देने का प्रयास किया, स्टार्ट किया। आज की डेट में आपको बता दूं, उसमें कार्यक्रम होता है कबड्डी, जिसको हमने नाम दिया था कबड्डी महाकुंभ का। आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क। जैसा कि आपने शायद सुना भी हो मीसा कबड्डी महाकुंभ के बारे में, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ये हम गांव वालों का सपना होता था कि हम मुंबई जाएंगे। लेकिन कभी क्या हमारी ग्राम पंचायत के लोगों ने या हमने कभी ये सोचा था कि मुंबई, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहां से चल के लोग मीसा गांव खोजेंगे? तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और वो जो मैंने सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं धरातल पे आज है। और वहां से चल के टीमें हमारे आती, और क्षेत्र में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उस कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी से भी आप मीसा के बारे में पूछोगे, तो बहुत ही अपने आप में हर्ष की अनुभूति होती है कि मेरा गांव कहीं ना कहीं आज प्रदेश के अन्य हिस्सों में, उत्तर प्रदेश को छोड़ के देश के अन्य प्रदेशों में भी मीसा का नाम पहुंच चुका है। अच्छा, कबड्डी को ही खास करके क्यों चुना? क्योंकि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना, मतलब ज्यादातर लोग क्रिकेट और इस सब को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, केवल कबड्डी को ही क्यों चुना? क्या सोचा कि यार हम अगर काम करेंगे तो कबड्डी लेवल पे काम करेंगे? एक्चुअली कबड्डी कोई काम का कोई मेरा वो नहीं था। हम लोगों का एक क्या है कि मैं भी कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ, मेरा भी स्टेट लेवल सिलेक्शन जाके मैं पेपर था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। इससे पहले मैं भी कबड्डी का, क्रिकेट का, वैसे क्रिकेट का मैं प्लेयर रहा हूँ और कबड्डी का भी। चूंकि जो कबड्डी खेल है वो गांव से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ की टीम एक बार स्टेट लेवल अपने दम पे पहुंच चुकी है। बेशक आगे कार्यक्रम में नहीं खेल पाए, वो अलग का विषय, लेकिन अकेले ग्रामीण पहले होता था टूर्नामेंट सरकार की तरफ से, तो स्पेशली रूप से मेरी पूरी टीम यूपी के लिए चुनी गई थी। तो मुझे लगा कि यदि इतना कुछ हो रहा है तो मुझे अपनी जो पूंजी है उसको बचाए रखना चाहिए, जो हमारे गांव का विशेष खेल रहा है। इसमें हमारे जो गांव के प्लेयर थे बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी, उसी आधार पे मैंने सोचा क्यों ना इसी खेल के जरिए बढ़ावा दिया जाए। खेल कूद में तो आपने ध्यान दिया जी। 10 साल तो अब आपको हो ही गए हैं। जी। 10 साल में आपने अपनी जनता को क्या दिया? लगभग आज 80% मैं गर्व के साथ अपनी ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित ग्राम पंचायत वासियों के आशीर्वाद से मैं एक चीज तो बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ पे कीचड़ भरी रोडें तमाम थी, आज लगभग 80 से 85% रोडें मैंने आरसीसी करवा दी है। अभी पंचायत घर बनवा दिया, उसका उद्घाटन होना है। पंचायत घर मैंने पहले नहीं बनाया। मुझसे लोग सवाल जवाब किया करते थे कि आप पंचायत घर क्यों बना रहे हैं भाई, पंचायत घर क्यों नहीं बनवा रहे हैं, दूसरे गांव में पहले पंचायत घर। मैंने सोचा यदि मैं अपने लिए एसी लगाऊं, अपने लिए बढ़िया टाइल्स का पंचायत घर बनाऊं, उससे पहले मैं प्राथमिक विद्यालय है तो हमारे यहाँ बहुत जर्जर हुआ करते थे, गड्ढे हुआ करते थे, उनमें मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं प्राथमिक विद्यालय जो थे उनको अच्छा करूं। आपको पता है कि पिछले 5 वर्ष जो थे हमारे, उसमें हमारे यहाँ पे सबसे पहला विद्यालय मेरा ऐसा था जिसमें हमने कंप्यूटर प्रोजेक्टर से लैस किया था और टाइल से। तब तमाम स्कूलों में गड्ढे हुआ करते थे, बैठने की सुविधाएं नहीं थी। तब हमारे यहाँ आए थे, मंडलायुक्त थे अनिल गर्ग जी और कौशल राज सिंह शर्मा जी डीएम थे। तो जब उन्होंने विजिट किया तो पीठ थपथपाई कि यार मुझे अच्छा लगा कि आप युवा हो
और इतना कुछ बेहतर कर रहे हो। और उन्होंने तुरंत डीएम साहब को बोला कि यार मुझे इसी तरीके का विद्यालय चाहिए जैसे मीसा का विद्यालय है, जहां इतना एक्टिव प्रधान है कि सबसे पहले उसने प्राथमिक विद्यालय को चुना और वो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को दे रहा है जो शायद प्राथमिक विद्यालयों में पहले नहीं मिलती थी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्राम पंचायत की 90% आबादी जो होती है वो बहुत ही उस लेवल से होती है कि हम लोग उस तरीके से अफोर्ड, वहाँ के जो महंगे स्कूल हैं उतना खर्चा हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज्यादातर तो प्राथमिक। और जब हम वो सारी सुविधाएं जो है प्राथमिक विद्यालय में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें दे देंगे तो बेशक हमें इतना ज्यादा उन परिवारों को प्राइवेट, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम भी उसी के चलते हो गया था। आज हमारे सारे स्कूल जितने हैं सब में टाइल्स, कंप्यूटर और भी चीजें जो हैं मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं बच्चों को वो हमने मुहैया कराई अपने प्रयास से, जितना भी हमसे हो सका, बजट से कहीं अलग हटके। मैं जानता हूँ ग्राम पंचायतों का आज बजट बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि सरकार भी समय समय पे मदद कर रही है, लेकिन शायद वो अभी समय लगेगा। कुछ चीजें हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ ग्राम पंचायत की अर्निंग करनी चाहिए, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत के सभी जितने सम्मानित हमारे ग्रामवासी हैं वो भी समय समय पर हमको एडवाइस करते हैं कि भैया ये करना चाहिए, तो हम लोग मिलके कर रहे हैं और उससे मैं संतुष्ट हूँ। आपने अभी बताया कि एक युवा प्रधान होने के नाते, ठीक है, आप उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई और युवा प्रधान होने के नाते उन्होंने आपकी सराहना की। तो जैसे ही युवाओं को हम लोग देख रहे हैं, गांव के खासकर गांव के जो युवा होते हैं, ठीक है, तो काफी जगह पे हम लोगों ने देखा है कि युवा नशा पत्ती इन सब चीजों में जुड़ा हुआ है, उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहा। और आप एक युवा प्रधान है गांव के, तो कैसे आप उसको टैकल करते हैं, कैसे युवाओं को एक ये प्रेरणा देते हैं कि इन सबसे हटो भैया, आगे बढ़ो, और भी चीजें हैं, तो कैसे आप ये करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी ग्राम पंचायत में 3 गांव है, मीसा, सिंगटा, करबला। और पहले की स्थिति ये बदतर थी कि बहुत ही बुरी स्थिति थी। वहां पे ज्यादातर लोग शराब का सेवन करते थे और लड़ाई झगड़े इसी तरीके की फालतू चीजों में रहते थे। लेकिन जब से मुझे प्रधान बनने का ये मौका दिया, सबसे पहले मैंने इसी पे काम करना था, क्योंकि जो आज का युवा है वो तेजी से नशे की ओर दौड़ रहा है और इसमें तमाम तरीके के जितने भी आप देख लीजिए ना, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ज्यादातर वो शराब के नशे में और अदर नशे में, लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब जितना भी आज नुकसान हो रहा है वो नशे से हो रहा है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम के तहत हम लोगों ने काम किया। एक जगह एक दवाई ववाई पता चला था उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, मैं मजेदार वाकया आपको बता दूं। तो हम लोगों ने क्या किया, लोगों को वहां पे बिठा बिठा के, सारी दवाई का खर्चा मैं पेमेंट करता था उस समय। आपने पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि नशे के लिए वहाँ जो नशे को हटाने के लिए आपने क्या किया। तो मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पता चला कि एक व्यक्ति है जो शराब की दवाई देता है। तो मेरे मन में उत्सुकता ये थी कि कहीं ना कहीं जो लोग शराब के नशे में आके काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, परिवार उनसे पीड़ित हैं, घर वाले पीड़ित हैं, हमने क्या किया कि एक बैच बना के वहां पर भेजना चालू किया। और तब की स्थिति में मैंने 1.5 लाख रुपए मैंने उन लोगों पे खर्च किए, 1.5 लाख रुपए खर्च किए। जो मैंने पहली बार की प्रधानी की मैं बात कर रहा हूँ। तब शायद वो चीजें आसान नहीं थी, मेरे पास भी उतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे ये पता चल जाए कि व्यक्ति शराब छोड़ देगा। आज भी मैं चैलेंज देता हूँ, 5,000 रुपए 10,000 रुपए अगर लगता है किसी पे खर्च करके कोई परिवार बचाया जा सकता है, मैं आज की डेट में भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर जब हमने वो काम किया तो उसके बाद रिजल्ट आया केवल 2% का। अच्छा, पहले तो लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन महीने 2 महीने बाद फिर उसी तरीके से लोग शराब की ओर गए, फिर नशा करने लगे। लेकिन कुछ समय के लिए मैं आपको बता दूं, 2 लोगों ने शराब छोड़ा। मुझे लगा 1.5 लाख रुपए में 75 हजार के 2 व्यक्ति मिले, लेकिन आज मुझे जब मैं उस गांव में जाता हूं, छोड़े स्टार्ट में 2 लोगों ने शराब छोड़ दिया। जहां तक मैं समझता हूँ दवाई का असर नहीं था, कहीं ना कहीं वो उनको शायद लगा हो यार इतनी मेहनत से वहां तक गए, किसी ने नहीं माना लेकिन उन लोगों ने माना। और मैं बता दूं वो ऐसे लोग थे, 2 लोग जो शराब लेके लेते थे, उनको सुबह 3 बजे शराब चाहिए होती थी। मैं जाता था तो औरतें रोने लगती थी पकड़ के, भैया किसी तरीके शराब। और
उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तब भी उनके आंसू आ जाते थे आंखों में, उनको पकड़ के कि भैया आपकी वजह से इन्होंने शराब छोड़ दी। तो मुझे लगा कि वो जो मैंने पैसे बर्बाद किए वो बर्बाद नहीं किए, एक्चुअली दो परिवारों को तो मैंने सही कर दिया। तो उसी तरह धीरे धीरे फिर लोगों को समझा के, मेरे साथ में जितने वोटर थे सपोर्टर थे उनसे बात किया। धीरे धीरे लड़कों, कुछ लोग ऐसे थे जो शराब के धंधे में इन्वॉल्व थे, वो शराब बनाते थे, आप विश्वास नहीं करोगे, देसी शराब जो बनती है कच्ची। फिर धीरे धीरे उन लोगों से बात करके मैंने उनको छुड़वाया, मैंने छोड़ा भी है। और मैं आज इस बात से बहुत, मतलब एक हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज 70% तक उस पर रिजल्ट आया, जिसपे हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने शराब पे काम करना बंद कर दिया, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 70% हमारे तीनों गांव में युवाओं ने शराब छोड़ दी और कहीं ना कहीं अपने अपने धंधे पे लगे हुए। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय रहा। ये भी एक स्वर्णिम काल रहा मेरे लिए कि जहां पे लोग शराब के बगैर सोते नहीं थे, लेके सोते थे, आज वो अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं और उनके परिवार में खुशियां हैं। दिक्कतें तो सब में आती है, हमारे भी आपके भी, लेकिन वो शराब की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी वो बंद हो गई। अच्छा, बजट की बात की आपने, और जैसा आपने अभी बताया मुझे कि 1.5 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से खर्च किया, 2% लोगों ने, मतलब 2 लोगों ने ही छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये इस चीज की है कि हाँ 75-70 हजार रुपए खर्च हो गए, 2 लोगों ने छोड़ दिया, परिवार खुश हो गया। बजट सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? उतना दे रही है जितना में काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? कैसे आप जो है सरकार के पास अपनी आवाज लेके जा रहे कि हमें बजट की जरूरत है, हमें हमारे ग्राम को विकास की जरूरत है, हमें इतना पैसा दीजिए? देखिए, बजट जो पर्याप्त है, ऐसा नहीं कहूंगा कि कम है, लेकिन हाँ उसमें जितना हम और हमारे ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं, गांव वाले हैं, जितना आपसे उम्मीद करते हैं उतना एक बार में सब कुछ सक्षम व्यक्ति नहीं हो पाता है कि आपसे साथ वो कर पाए जितना आपने कुछ सोचा है। एक हिसाब से ये कह लीजिए कि शायद उतना जब आप काम करोगे तो लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी। यदि एक काम आपसे किसी ने बोला और आपने कर दिया तो दूसरे बगल वाले सोचते हैं कि ये रोड भी भाई हमारी जल्दी बन जाए, उसके लिए आपको बजट चाहिए। तो उतना ज्यादा अभी बजट नहीं है सरकार से। तो मैं ये निवेदन करूंगा, तमाम साथी हमारे संघर्षरत हैं, तमाम प्रधान साथी, और बजट का तो है अभाव कहीं ना कहीं। हालांकि आगे चल के यदि जिस तरीके सरकार काम कर रही है तो और बजट देने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बेहतर अगर मैं कार्यदायी संस्था मानता हूं तो ग्राम पंचायत, युद्ध स्तर पे आप काम करा लीजिए, सबसे मजबूत काम करवा लीजिए तो ग्राम पंचायत संस्था है। तो मुझे लगता है कि जो जितना अनावश्यक बजट दूसरी कार्यदायी संस्थाओं को दिया जाता है, यदि सीधे ग्राम पंचायतों को भेजा जाए तो मैं बेहतर समझूंगा और ज्यादा कहीं ना कहीं विकास हो पाएगा ग्राम पंचायतों का। अभी एक हाल ही में जो स्थिति बहुत ही गंभीर चल रही गैस को लेके, या सिलेंडर लोगों को नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं जी, ठीक है, ये स्थिति गांव में कैसी है? अभी जर्जर हो रखी है कि गैस अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी की योजना लेकर आए थे जिसमें सभी गृहिणियों को एक सिलेंडर दिया जा रहा था, चूल्हा दिया जा रहा था कि भाई इससे बचे, जो घर में चूल्हे लगे थे मिट्टी के, इन सब से बच के गैस दिया जा रहा है, एक चूल्हा दिया जा रहा है, पाइप वगैरह पूरा करा जा रहा है। अब गैस नहीं मिल पा रही है, दिक्कतें हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो दिक्कतों से लोग उबर भी रहे हैं। अब जैसा कि कल मुझे पता चला, कुछ लोगों को बातचीत करके मैंने खुद ही सिलेंडर दिलवाया, जहाँ पे लगा मुझे ज्यादा दिक्कतें। एक अभी जल्दी शादी थी, वहां पे दिक्कतें थी, मैंने खुद दिलवाया है। दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग गांव वाले हैं, लकड़ियों से भी काम चला लेते। ये दिक्कत तो है भाई, लकड़ी से भी हम लोगों के यहाँ पहले खाना बनता था। सिलेंडर अभी तो मोदी जी की विशेष योजना आई थी तो उसके तहत हर घर सिलेंडर हो गए हैं, और ये दिक्कतें आएंगी तो हम ही आप झेलेंगे। ये चूंकि यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे देश की है, पूरे विश्व की समस्या बनती जा रही। जो इजराइल और ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा उसके अंतर्गत हुआ, ऐसा इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं। तो जो भी समस्या आएंगी, हम भारतवासियों का फर्ज बनता है कि उनका सामना करें, और ये सब चीजें अंदर रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि ये एक किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं। इसमें तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि हमारा अपना घर का मामला है, इसको बाहर किसी का पार्टी विशेष ना बनाए। दिक्कतें सबको हैं, लेकिन लड़ना भी हमें आपको है। तो मैं समझता हूं कि और हमारे भारतवासी जितने भी हैं, कैसे, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे अब ये गैस की जो और भी समस्या पहले जो आई, उनसे बाखूबी उन्होंने लड़ा है
और उस पर विजय प्राप्त की है, और बहुत जल्द हम लोग इस समस्या पे भी उसका निदान कर लेंगे, हमें विश्वास है। अच्छा, कोविड की बात की आपने, जी। और अभी गैस की समस्या की बात करें, हम लोग देश की विश्व की समस्या की बात कर रहे हैं। भारतवासी आज क्या करते हैं, वो आपदा को अवसर में बदलते पैसे कमाने का सोच समझ लेते हैं। जी जी जी। कोविड में भी दवाइयां काफी महंगी हो गई थी, ठीक है, ब्लैक में दवाइयां बिक रही थी, और भी सारे साधन जो है सब ब्लैक में रहते, लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे थे। आज की डेट में सिलेंडर नहीं है, लेकिन ब्लैक में सिलेंडर 2500 2500 से लेकर 3000 तक में आपको सिलेंडर मिल जाएंगे। ग्राम में भी आपको यही हो रहा है कि ब्लैक में सिलेंडर महंगे करके बेचे जा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा है, और होने भी नहीं देंगे, होना भी नहीं चाहिए। यदि एक भाई कोई परेशान है और 800 से 1000 रुपए की रेंज का सिलेंडर अगर 2-2,500 में आप बेचोगे, हम नहीं बेचने देंगे। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है और होने भी नहीं देंगे। और हम लोग एक भाईचारा के हिसाब से काम करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत में यदि किसी के यहाँ शादी अभी एक जगह थी, मैंने आपको बताया, तो 4 लोगों ने मिलकर सिलेंडर एक एक दे दिया। भाई घर पे रखा था क्योंकि वो लड़की की शादी थी, वो जरूरी थी। सिलेंडर आया, बाद में उनको दे दिया गया वापस। तो हम लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि एक दूसरे की मदद करें। जैसे मौका लोग तलाशते हैं ना कि उसमें भी पैसा कमाया जाए, तो ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। और ये सच्चे नागरिक का फर्ज भी बनता है कि आप किसी भाई, यदि कोई भाई दिक्कत में है तो उसकी परेशानी में उसकी मदद करें, उसमें अवसर न ढूंढें, उसमें पैसे की कमाई ना सोचें, वो ठीक नहीं। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से अभी कल से मुझे पता चला है कि गैस आ भी गई है जगह जगह पे। अभी कल एक मलौली गांव पड़ता, वहीं पे गैस आई थी, तो मुझे पता चला वहां काफी लोग खुश थे, गैस आनी चालू हो गई है। और भी समस्याएं हैं, और आज की डेट में जो देखिए, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हम लोगों को प्रयासरत रहना है कितना बेहतर तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से हम उनका सामना करें। समस्याएं तो रहेंगी, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन प्रयास हमारा इतना रहना चाहिए कि यदि समस्या आती है तो उसको कितने बेहतर तरीके से हम उसका निदान कर सके, उसको समाप्त कर सके। तो 10 साल से आप प्रधान हैं, और अब इतने लोगों ने आपको रिक्वेस्ट करके, या रिक्वेस्ट क्या, उन्होंने आपको परमिशन, जो भी आपने जो आपके लिए बेटर रहे, उन्होंने आपको प्रधान बनाया। इतने उस वक्त कोविड के टाइम पे भी आप प्रधान बने, उसके बाद दोबारा प्रधान बने। काफी लोगों को आप खटके भी होंगे, उनकी आंखों में चुभे भी होंगे कि ये युवा लड़का, नया लड़का आके प्रधानी लड़ गया, जीत गया, आके खटके भी होंगे। क्या कभी ऐसा जीतू भैया जी के साथ हुआ है कि लोगों ने गुट बनाया है, प्लान बनाया कि चलिए इनकी छवि खराब करते हैं, या ये इनका जो है गांव में नाम बर्बाद हुए, कब तक भैया ये अगली बार फिर जीत जाएंगे? अक्सर होता है, लेकिन सब ले आए मेरे सामने। देखिए, खटकेगा तो यदि आप एक पोस्ट पे बने हुए हो तो लोग गिराना चाहेंगे आपको, बेशक गिराना चाहेंगे, लेकिन वो सक्षम तब होंगे जब आप पब्लिक के साथ अच्छी तरीके से। और मैं बदला लेने की भावना से काम नहीं करता। ये 2 चीजें हैं, मुझे बताया गया या तो आप बदला ले लो या बदलाव कर लो। जब बदला लेना हो तो आप बदलाव नहीं कर सकते, और यदि आपको बदलाव करना हो तो बदला लेने की भावना आप छोड़ दो। तो मैं तो बदलाव की भावना से निकला हूं, बदला लेने की भावना मेरी किसी से नहीं। और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं मेरी ग्राम पंचायत में, फिलहाल मैं अभी कैंडिडेट नहीं हूं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, आरक्षण आना बाकी, उसके बाद मेरे अपने लोग बाकी, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बगैर इजाजत के कहीं चुनाव, अगर उन्होंने बोल दिया भाई जीतू चुनाव नहीं लड़ना, तो जीतू चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे। उन्हें लगा कि तुम्हें ये करना है तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मेरी जो पहचान है वो मेरी ग्राम पंचायत की पहचान है। और कहीं ना कहीं जहां मेरे गांव को आज जो पहचान मिली है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं दिन रात एक कर रहा हूं लोगों के लिए कि कैसे मेरे गांव का नाम रोशन हो। आज मुझे गर्व की अनुभूति, जब दूसरे गांव से लोग मदद के लिए आते हैं सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के काम होते हैं। और ये तो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे तमाम लोगों काम बन जाएंगे तो आपकी जिंदाबाद बोलेंगे, कभी कुछ दिक्कतें आए तो विपक्ष में मुर्दाबाद। मैं किसी को विपक्षी नहीं समझता हूँ, मेरी समझ से सब मेरे भाई हैं, अपने हैं। राजनीति है, राजनीति का अलग अलग है अपना, राजनीति में लोग अलग अलग तरीके की भावनाएं लेके आते हैं, अपने पक्ष रख के आते हैं। हो सकता है हम आपके पक्ष से सहमत ना हो सकता है जो आपके जो अपने एम हो, हमारे अपने हैं और आपके अपने हैं, तो आप अपने एम पे काम करेंगे। और ये हमको अपने अपने काम जनता के बीच लेके जाने, प्रत्याशियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्रत्याशी नहीं तय करेंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं, वो ग्राम पंचायत की जो हमारी सम्मानित जनता है,
हमारी माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये चीज उसको निर्धारित करेंगे कि आप में से बेहतर कौन है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, मैं चुनाव लड़ने जब जाता हूं तो मैं चुनाव लगातार 5 साल नहीं, पहली बात तो मेरी सेवा नीति है, राजनीति नहीं सेवा नीति है। लगातार आप लोगों के बीच रहें, दिन रात आप लोगों की मदद करें। इसके बावजूद मैं वोट के लिए कहने नहीं जाता हूं। यदि आपको लगता है कि मैं अच्छा हूं तो आप वोट करिए, और यदि लगता है मुझसे बेहतर कोई है तो आप उसको वोट करिए बेशक। यदि आपको लगता है कि मैं 10 वर्ष में भी मैं कुछ नहीं कर पाया तो बिल्कुल निश्चित मुझे हटा दीजिए, और जो भी बेहतर हो उसको आप बनाइए। मैं हमेशा गांव के पक्ष में सोचता हूं। यदि मुझे लग रहा है कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूं तो मैं आपसे निवेदन नहीं करने जाऊंगा। लेकिन ये जनता का आशीर्वाद है कि लगातार पब्लिक दिन ब दिन हमारा उत्साहवर्धन करती रहती है। हमें जहां जहां पर बड़े बुजुर्गों की डांट भी सुनने को कभी कभी मिलती है, और ये मैं आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता अगर कोई डांटता है, हमसे बड़ा बुजुर्ग है कि भैया ऐसे करना चाहिए, तो मैं वहां पे करता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं हर समय सही हूँ। ये हम लोगों को बनाए रखना चाहिए कि जिन्होंने आपको समय दिया है उनकी भी सुनना चाहिए। अच्छा, बड़े बुजुर्ग की बात की आपने, और आप एक खुद युवा है, और क्योंकि युवाओं की सोच और बुजुर्गों की सोच में काफी फर्क हो जाता है। बुजुर्ग कुछ पुराने ख्याल के होते हैं और युवा मॉडर्न चीजों पे आगे बढ़ रही होती है, और साथ में आपको गांव का विकास भी देखना है, युवाओं को भी लेके चलना है। तो आप इनके बीच में रह के कैसे बुजुर्गों का सलाह लेते हुए, ताकि वो बुरा भी ना माने, युवाओं को समझाते हुए कि भाई आगे बढ़ना भी है, ग्राम का विकास भी करना है, तो कैसे आप जो है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके जो बहुत अच्छी बात की आपने। मैं बच्चों में बच्चा बन जाता हूँ, युवाओं में युवा बन जाता हूँ, और जब बुजुर्ग बैठते हैं तो कभी ना कभी मैं उनसे कुछ, हमेशा मेरी शाम को जब मैं घर पहुंचता हूँ लगभग कभी कभी 8 9 10 बजे 2 4 6 ऐसे बुजुर्ग जरूर आपको मिलेंगे घर पे, कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाके रखते हैं मेरे लिए। वहां पे ऐसे करना है, वहां पे ऐसे करना। तो आशीर्वाद आपको और जो उनका काम करने का तरीका है वो बुजुर्गों से लेना है। और हम युवा हैं, युवाओं की सोच से काम करना है, दोनों का समावेश लेके काम करना है। हम दोनों को समावेशित करते हैं, युवाओं की ताकत और जो बुजुर्ग हैं उनकी कहीं ना कहीं बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम लोग राजनीति। अच्छा, 10 साल आप राजनीति में रह चुके हैं, ग्राम पंचायत की, और अब जो चुनाव आने वाला उसमें आपने हमें बताया कि जब जनता हमें आग्रह करेगी, आपसे बोलेगी कि आदेश करेगी कि अब जीतू भैया आगे लड़िए, तो हम लड़ेंगे। मान लेते हैं कि जनता पहुंचती है जीतू भैया के पास और कहती है जीतू भैया अगली बार भी आपको लड़ना है, क्या आप फ्यूचर प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि इस कार्यकाल में आपसे नहीं हुआ, अगला कार्यकाल अगर हमको मिलेगा तो मैं अपनी ग्राम पंचायत में ये काम करूंगा? अभी तक आपने शायद सुना हो, हमारा लोगों का अभी भी काम नहीं बंद है, जबकि आप लोग सुन रहे हैं कि चुनाव आ गए। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक शादी थी, तो वहां बताया गया कि भाई पानी वानी भरा था, शादी है कुछ दिन पहले अभी बात हुई। तो बजट तो आप समझ ही रहे हैं, बजट का दिक्कत है। लेकिन मुझे लगा यार 10 वर्ष में यदि मैं अब काम नहीं कर पाया हूं तो मैं अपने आप से जो है, मैं अपने आप को कैसे बता पाता कि मैं 10 साल से जो मैंने काम किए वो सब बेहतर हुए हैं, और वहां पे पानी भरा हुआ है शादी। हम लोगों ने दिन रात एक करके 5 रोडें थी वहां, एक साथ हम लोगों ने, मैं खुद लगा रहा, मॉनिटरिंग मेरे द्वारा ही की गई। मैं सारे काम बंद करके वहां इसलिए लगा रहा कि यदि देखिए 10 वर्ष में मैं नहीं कर पाया तो क्यों अगली बार जाता मैं कहने के लिए भाई 10 वर्ष में नहीं करा पाया इस बार, और तो पब्लिक क्या समझे कि आप बेवकूफ बना रहे हो। अभी भी मेरे यहाँ ऐसा नहीं कि 100% काम हो गया, अभी भी मैं छोटी छोटी रास्ता है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद भी आपको पता चले कि मिशन काम चल रहा। क्यों? क्योंकि एक सोच है हमारी। मैं नहीं चाहता कि मैं जब उस रास्ते में किसी कहूं या मेरे लिए लोग कहें कि अब जीतू भैया सपोर्ट करिए, वोट करिए, तो वो कहें यार 10 साल में तो कराया नहीं, अब क्या करेंगे। तो लगभग मैंने जैसा बोला कि 85% रोडे हमारे, 85 और 90 बोल लीजिए, 2 3 4 रोडे छोड़ के काम खत्म हो गया। अब काम हमें किस पे करना है? हम अभी ग्राम पंचायत का जो पंचायत भवन था सबसे लास्ट में बनवा, हमने इसीलिए बनवाया लास्ट में। मैं इसी में बैठता, मेरा ऑफिस मेंटेन होता, खाली ऑफिस अच्छा होने से और वो गांव की स्थिति बदतर बनी रहती मैं कतई नहीं चाहता था।
इसलिए हालांकि बैठने की पहली व्यवस्था थी, लेकिन ज्यादातर मैंने ऐसा खर्च किया जहां आवागमन की सुविधाएं जो गड़बड़ थी, मूल सुविधाओं को मैंने बेहतर करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उस सब में मैं सफल भी रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने बैठने के लिए बाद में व्यवस्था की जाए, पहले ग्राम पंचायत वासी हैं जिन्होंने इतना विश्वास, इतनी लगन और इतनी मेहनत के साथ मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया जहां जीतू को कोई नहीं जानता था। आज शायद क्षेत्र जान रहा है, जिला जान रहा है, प्रदेश के लोग दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं, वो इतने रिस्पेक्ट के साथ नाम लेते हैं ग्राम पंचायत, तो मेरे लिए गर्व का विषय है। तो मतलब फिलहाल तो लगभग सारा काम ग्राम पंचायत में हो ही है, ठीक है? लगभग भी कुछ चीजें मैं अभी और चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, अभी हमारे यहाँ मैं सोच रहा हूँ प्लान है बारात घर, शमशान घाट के लिए जगह नहीं थी, वो मैंने चिन्हित कर ली है और बात हो गई। यदि समय भविष्य मिलता है वो भी कर लिया जाता है, क्योंकि अभी सरकार ने एक जल्दी आदेश जारी किया है कि हर ग्राम पंचायत में लगभग शमशान घाट है, बारात घर है, तो इसका लाभ भी ग्राम पंचायत को मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ चूंकि अब तो चुनाव अब तो संभव है नहीं और आगे चल के यही सब काम बचे, और जो युवा हैं वो तो मैं हमेशा से, युवा मेरे साथ रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चलने का उन्होंने काम किया, तो मैं उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। गांव का नाम एक जीतू नहीं, मैं चाहता हूँ मीसा से हजारों जीतू निकले। मैं ही वहां पे कब्जा करके नहीं रहना चाहता, और मुझे इस चीज से अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई बेहतर मदद कर सकता है, हमसे कोई बेहतर ग्राम पंचायत में काम कर सकता है, उसको आना चाहिए और गांव के लोगों को भी सोचना चाहिए। ये कोई प्रत्याशी नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। अगर किसी ग्राम पंचायत वासी को लगता है कि मैं फेल हूं कहीं पर भी उनकी मदद करने में, उनकी सेवा करने में, तो किसी दूसरे अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो मुझसे बेहतर हो। हाँ, लेकिन मुझसे बेहतर हो, इस चीज पे जरूर ध्यान दें। लोग चुनाव के पहले तो सब कुछ करेंगे, चुनाव के बाद कोई नहीं आता। तो ये जो है, इन सब चीजों पे हमें सोचने की जरूरत है, और शायद ये जनता का आशीर्वाद है। कभी कभी जैसे मैंने मना कर दिया लोगों से, जाते हैं गांव में तो मना करने लगते हैं कि ऐसा है कि अब कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं, बस आप सबने आशीर्वाद दिया तो औरतें लड़ने लगती हैं मेरे से। आप मजाक मानोगे, आपको विश्वास नहीं होगा, तो औरतें कहती हैं क्यों नहीं लड़ोगे, तुमको तो लेटे रहना है, चुनाव तो हम ही लोगों को लड़ना है ना। तो गर्व की अनुभूति होती कि उनका हमारा हृदय स्पर्शी, जो हृदय के साथ वो लोग हमारा सम्मान, हम उनका सम्मान माताओं बहनों का करते हैं। वाकई में कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो लोग लड़ने लगते हैं हमसे कि क्यों नहीं लड़ोगे आप, लड़ना तो हम लोगों को, आपको तो खाली पर्चा भरना। हंसी भी आती है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, तो जब तक ऐसे लोग हैं कहीं भी कुछ भी आप बढ़ सकते हो। आपके साथ जनता होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो जनता साथ में है। अच्छा, लोकल बॉडीज की चुनाव की हम बात करने जा रहे हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब जो हो जाता है, तो इसमें पार्टी का इतना बड़ा रोल नहीं रहता, खासकर पार्टियों को, क्योंकि पार्टीज जो होती है जैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, इनका स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे इन पे बहुत फोकस्ड रहता है। क्या जीतू भैया किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य हूँ। अच्छा। और बहुत अभी पिछले समय में शामिल हुआ था माननीय कौशल किशोर जी के साथ, और माननीय अमरेश कुमार रावत जी के नेतृत्व में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो बिल्कुल मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ, और मुझे अच्छा लगा, कुछ चीजें उनकी अच्छी लगी, और हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय अमरेश कुमार रावत जी की कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें हमको बताई, और कुछ चीजें मैंने उनमें देखा वाकई में काबिलियत है। वो शख्स जो जातिवाद की राजनीति नहीं करता है, वो शख्स जो क्षेत्र के विकास के बारे में बात करता है, उन्हीं चीजों से मैं उनसे इम्प्रेस होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और इससे पहले तो हमारे यहाँ, चूंकि मैं नहीं था, मेरा परिवार, मैं आपको बता दूं 2006 में वो हमारे चाचा विधानसभा का चुनाव हम मोलागंज से लड़ चुके हैं, हमारे भाई क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा है, तो हमारे घर का बैकग्राउंड पूरा भाजपा में रहा है। मैं ही एक चूंकि छात्र संघ से वहां राजनीति करता था, बाहर रहता था लखनऊ से, तो सपा की राजनीति, लेकिन फिर मैंने ज्वाइन किया बीजेपी, और अब मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, और ईमानदारी के साथ पूरी आगे भी उसी सेवा भाव के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो और कोई संदेश अगर आप देना चाहें अपनी ग्राम पंचायत के युवाओं के लिए, या ग्राम पंचायत की जनता के लिए कुछ आग्रह करना चाहें अपनी जनता से? मेरा भाई, मैं आग्रह यही करना चाहूंगा अपने पूरे ग्राम पंचायत वासियों से कि आप
अभी चुनाव नहीं है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं है। जब भी चुनाव की घोषणा हो उसके बाद अभी डेटें आएंगी। मैंने कहा मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूं, पहले प्रत्याशी जो है वो है, मैं अभी नहीं हूं। मैं तो यही कहूंगा जो भी प्रत्याशी अच्छा हो, अगर जीतू ने अच्छा काम नहीं किया कतई आप वोट न दो। हर प्रत्याशी कहता है आप मुझे वोट दो, अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया है तो कतई आप वोट न दो। जो मुझसे बेहतर प्रत्याशी हो आप उसको वोट दो। लेकिन ये बात याद रहे कि चुनाव के पहले जो लोग मदद कर रहे हैं उसके बाद भी लगातार आपकी सेवा करते रहें। ऐसा ना हो कहीं आप चले जाएं केवल क्षणिक सुख के लिए आप गलत कैंडिडेट का। कोई भी, मैं तो ग्राम पंचायत का पूरे क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से, जितने भी प्रदेश हमारे चुनाव होने जा रहा है, जितने भी प्रदेशों में ग्राम पंचायत की जनता बहुत भोली भाली होती, लेकिन आप समझ रहे हैं आज सब लोग लगभग शिक्षित हो गए हैं, तो अब वो भोला भालापन नहीं रहा। लोग एक्टिव हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं पढ़े लिखे, शिक्षित और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं लेकिन वो सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा आप अच्छे से अच्छे कैंडिडेट का चयन करें जो आपके पीछे दिन रात एक कर दे, अपने आपके लिए खून पसीना एक कर दे। कहीं पर जरूरत पड़े आपके लिए लड़ जाए, कहीं पर जरूरत पड़े आपकी मदद के लिए तत्पर रहे 24 घंटा। ऐसे ही प्रधान होना चाहिए और यही एक प्रधान की सरल भाषा है जो आपके हर उस दिक्कत में खड़ा रहे ढाल की तरह, जो आपको लगे कि मेरा कोई है। बस वही, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भैया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपके जो राजनीतिक भविष्य उसमें ईश्वर हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।